अपडेट्स में आपका स्वागत है और वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और बहुत कुछ लाइंड अप है इस शो में। ऑब्वियसली वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस से जो फुटेज आ रही है उस पर भी नज़र रहेगी। उसके अलावा इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा और 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। और तिमाही नंबर्स पर बातचीत करने के लिए आज कैनरा बैंक की ईडी देबाशीष मुखर्जी से होगी खास बातचीत। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के गौतम दुग्गड़। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं और मार्केट में इस समय एक अच्छा मोमेंटम 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 370 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। लेकिन आज की असली कड़ी है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स 650 पॉइंट यानी 0.25% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार 10:1, 10 बढ़ने वाले शेयर हर गिरने वाले शेयर के सामने। पीएसयू बैंक्स और मिड कैप आईटी ये हैं आज का तड़का। पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज, श्रीराम फाइनेंस, कैनरा बैंक, एमएनएम फाइनेंस, उसके अलावा एलएनटी फाइनेंस, पावर फाइनेंस, चोलामंडलम और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम्स। जी चलिए, पैनल हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद है, फटाफट उनकी कॉल्स को लेते हैं और थोड़ा सा हम एक बार फिर से कहेंगे, देखिए रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, अभी थोड़ा सा तोल मोल के और कम क्वांटिटी पे ट्रेड करे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ इस वक्त पूरा पैनल मौजूद है। गौरव बिस्सा, रुचित जैन पिछले कार्यक्रम से हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा। रुचित से एक व्यू लेते हैं पहले। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपका दो कन्विक्शन आइडियाज क्या है इस वक्त के? ये वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है जो पुलबैक मूव में खरीदे। सबसे पहला रहेगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, जहां पे कल की गिरावट में 100 डीएमए के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक ने किया है और आज ये पुलबैक मूव दिखा रहा है। सो हमें लग रहा है कि पुलबैक मूव और एक्सटेंड होगा क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड थे लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो करंट लेवल्स पे चोलामंडलम में खरीदारी कीजिए। 1135 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 1200 से 1210 के रेंज के टारगेट्स के लिए। और विद इन द मिड कैप स्पेस आई थिंक परसिस्टेंट में काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। सो परसिस्टेंट भी जैसे आउटपरफॉर्मर ऑलरेडी ये रहा है विद इन द आईटी स्पेस और यहाँ पे आज एक ब्रेकआउट आया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे डिप मिलता है 6070 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करे, 6000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 6200 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, परसिस्टेंट अच्छा मूव यहाँ पर इस समय। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो है कैनफिन होम्स में, जहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक अच्छा करेक्शन ऊपर से आ गया, लेकिन 700 पे से काफी अच्छा एक सपोर्ट है। एक वीकली चार्ट से भी कप एंड पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, अगर वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो एक जो पुल बैक नीचे से देखने मिला है काफी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से 700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 760 एक इमीडिएट टारगेट होगा। ये स्टॉक जो है 800 के लेवल पे दिखा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, कुशनिंग भी मिलेगा नीचे अगर निफ्टी में थोड़ा डिप अगर आता है तो, और आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील पे, जहाँ पे मैं सेल की राय दूंगा। यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकडाउन हमको देखने मिले हैं और आवली चार्ट से भी फॉलो थ्रू सेलिंग आपको देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 705 के लिए इसको बेच सकते हैं, 750 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। कि चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं एक बोर्डरूम की। कैनरा बैंक एक आज का स्टॉक्स ऑफ द डे में से एक शामिल। दूसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वहीं ब्याज से कमाई भी करीब 20% बढ़ी है। बैंक के एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है। नतीजे और आगे आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के ईडी देबाशीष मुखर्जी जुड़ गए हैं। देबाशीष जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम में इतनी अच्छी ग्रोथ आई और प्रॉफिट में इतनी अच्छी ग्रोथ आई, इसका कारण क्या रहा और क्या आगे भी आपको इस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है? ये जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उससे जुड़ा हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, इसका कारण यही है कि हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि हमारा लोन ग्रोथ जो हुआ है दैट हैज बीन वेरी स्टेडी और ये हर सेक्टर में हुआ है। कि ऐसा नहीं है कि खाली कॉरपोरेट में हुआ है या फिर खाली रिटेल में हुआ है। आप देखें कि रिटेल में जो रैम का जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 14%, जिसमें कि रिटेल भी शामिल है। एग्रीकल्चर में 20% का ग्रोथ है। एमएसएमई में भी पॉजिटिव ग्रोथ है 6%। तो यानी कि ये सब कुछ मिलजुल के जो इंटरेस्ट इनकम आया है, इसके वजह से जो एनआईआई का जो इतना ग्रोथ आप बता रहे हैं, इसके लिए यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा लोन ग्रोथ अच्छा रहा।
मिस्टर मुखर्जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मतलब मैं इस क्वार्टरली अर्निंग्स में बहुत सारे बैंकों के नंबर्स देखे, बहुत सारी मैनेजमेंट से बातचीत भी की, पर आपके एनआईएम्स सीक्वेंशली 3.05 से 3.02, आई थिंक ये सबसे कम डिप है। मतलब मैंने इस बार 25-25, 20-20 बेसिस पॉइंट के डिप्स भी देखे हैं सीक्वेंशली। ये एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी आपकी ये जो 3.02 की है, ये मेंटेन रहेगी अगले कुछ क्वार्टर्स तक? क्या इसने वो जो कॉस्ट प्रेशर्स थे उसको झेल लिया है? अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी का आउटलुक? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा जो प्रेशर है मार्जिन्स का ये पूरा हमने अब्जॉर्ब कर लिया है, नहीं। हमारा भी ऊपर ये निम का प्रेशर तो है, तो हम ये बताएंगे कि ये 2.90 से 3.05 इस रेंज में ये रहेगा आने वाले 2 क्वार्टर में। प्रेशर निम का रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं होगा। इसके लिए हमने अपना जो कॉस्ट कंट्रोल है, आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है, लेकिन यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो वो जो प्रेशर ऑन निम है वो तो रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम का प्रेशर है, बट उतना ज्यादा भी वेरिएशन हमारे बैंक के लिए नहीं होगा। ये अच्छी बात कही आपने कि प्रेशर तो रहेगा लेकिन उतना शायद ना रहे। अच्छा, आपकी एसेट क्वालिटी में इस बार अच्छी इंप्रूवमेंट है। मैं देख रहा था ग्रॉस एनपीए 4.76 आया वर्सेस 5.15, नेट एनपीए 1.41 आया वर्सेस 1.57। स्लिपेजेस आपकी करीब करीब 13% कम हुई हैं इस बार। रिकवरी भी रही है आपकी एनसीएलटी अकाउंट्स में। इस पर थोड़ा सा एक व्यू दीजिए कि आगे ये कैसा रहेगा और ग्रॉस एनपीएस किस तरीके से रहेंगे FY24 में आगे जाते हुए। देखिए, हमने अपना जो गाइडेंस दिया है फॉर FY24, दैट इज की 4.50 ग्रॉस एनपीए, ये हम जरूर मेंटेन करेंगे। ये इससे अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बैंक का जो एसेट क्वालिटी का जो ट्रेजेक्टरी है वो इट इज गोइंग डाउन, मतलब इट इज डूइंग वेल। तो ये ट्रेजेक्टरी तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना गाइडेंस जो 4.50 है, दैट इज द मिनिमम विच वी विल मेंटेन नेचुरली, क्योंकि हमारा पीसीआर भी बढ़ रहा है, तो हमारा जो नेट एनपीए परसेंटेज दैट आल्सो विल कम डाउन। एग्जैक्टली आपकी कासा की परसेंटेज क्या है सर? और एक और चीज़, अभी जो अनुज जी ने प्रश्न पूछा एनपीए से संबंधित, पिछले कुछ समय से बैंकिंग सिस्टम में या फिर एनबीएफसीज को लेकर चिंता है थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, क्रेडिट कार्ड्स, साथ ही साथ जो पर्सनल लोन की कैटेगरी है। अभी आपके जो अनसिक्योर्ड लोन है सर, वो टोटल डिसबर्समेंट्स के कितना अप्रोक्सीमेटली रेंज में जाते हैं, और अभी तक कोई आपको रेड फ्लैग्स इस सेगमेंट में नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है, इसमें जो रेगुलेटर का जो इशू था विथ रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड लोन्स, वो बेसिकली पर्सनल सेगमेंट में ही था, रिटेल सेगमेंट में ही था। तो हमारे बैंक में रिटेल सेगमेंट में अराउंड 8,000 करोड़ का है अनसिक्योर्ड, यानी कि जिसको आप पर्सनल लोन कहेंगे। इसमें 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो कि इसका जो क्वांटम है वो क्वांटम भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरा इसका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर्स है, द ग्रॉस एनपीए बहुत अच्छा है, यानी कि 1.14% ही है। इसमें एक सेफगार्ड बैंक ने जो लिया है, जिसमें कि हमको वो फायदा दे रहा है, दैट इज कि हमने मोर और लेस इसको कंपलसरी कर दिया है कि ओनली सैलरीड पर्सन्स को ही हम इस तरह का पर्सनल लोन देंगे, और वो सैलरीड पर्सन जो हमारे यहाँ खाता खोलते हैं सेविंग्स का, जो उनका सैलरी अकाउंट है। तो इसमें हमको थोड़ा बहुत फायदा मिला, बिकॉज सारा सैलरी इधर ही आता है, तो कलेक्शन में कोई दिक्कत हमको अभी तक नजर नहीं आई। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न वो मेरा कासा वाला रह गया, परसेंटेज का प्रश्न, वो कितना है, वहां क्या देख रहे हैं, और ये एग्जैक्टली ये जो फेस्टिवल डिमांड है ये कैसी चल रही है सर? लेकिन पहले मैं आपको कासा का बता दूं। कासा का जो हमारा परसेंटेज है ग्रोथ का, ये क्यूओक्यू में भी हमारा पॉजिटिव रहा 0.86, और वाईओवाई में 2.27%, यानी कि पॉजिटिविटी हमने कासा में भी मेंटेन किया। कासा परसेंटेज 32.15 था। हाँ जी।
ओके, फेस्टिवल कमेंट्स रह गए सर, बस आखिरी कमेंट। ओके, फेस्टिवल का डिमांड तो देखिए, हमारे यहाँ जो रिटेल प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ है वो तो अच्छा ही है, अराउंड 14% है। हमको लगता है कि फेस्टिवल में भी ये हम मेंटेन करेंगे। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपने नंबर्स पर चर्चा करने के लिए। एक अच्छा मूव यहाँ पर कैनरा बैंक में। गौरव, चार्टिकली आपको कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, स्टॉक में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर से काफी पॉजिटिव भी है। ये अगर 385 388 की सस्टेन करता है लेवल्स तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा, क्योंकि 3-4 कैंडल्स हमने वीकली चार्ट्स पे देखा है कि 385 88 के अराउंड से नीचे आया है। तो मुझे यहाँ पे बड़ा करेक्शन ऐसा सच लग नहीं रहा है। और 385 388 का अगर क्लोजिंग आती है आज तो मुझे लगता है अगले वीक में आपको ये 410 से 415 के लेवल दिखा सकता है। 415 पॉसिबल है यहाँ पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 700 पॉइंट ऊपर, तो वो 1000 पॉइंट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, करीब करीब 0.25% ऊपर अब इस समय मिड कैप इंडेक्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ वो जुड़ने वाले हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो अर्निंग सीजन चल रहा है अब तक कैसा रहा है और आगे क्या व्यू है उनका मार्केट पर। बिग मार्केट वॉइसेस में कुछ ही देर में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 700 पॉइंट ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स और काफ़ी स्टॉक्स इस समय ट्रेंड में अच्छे मूव हैं इस समय। ट्रेंड मेरे ख्याल से अब अगर आप प्योरली एफ&ओ की पोजीशनिंग देखें तो उसके हिसाब से आज का सबसे अच्छा चार्ट है, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स में भी ठीक है, अच्छे चार्ट्स हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह में, लेकिन ट्रेंड में इंट्राडे में पैसा बना होगा आपका। ट्रेंड में सुबह जहाँ खुले उसके बाद से भी अगर आपने इसको चेस किया होगा इस स्टॉक को तो यहाँ पर अच्छा पैसा बना होगा बीरू। और उसके अलावा परसिस्टेंट की तो खैर हमने लगातार बात की ही है। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आप इस समय मूव्स देख रहे हैं, मतलब अगर आप प्योरली अगर इंटरडे रिकवरी के हिसाब से, इंटरडे रैली के हिसाब से फोकस कर रहे हैं तो एक और स्टॉक लेकर आइए, पिडिलाइट। और पिडिलाइट देखिए बजरा, पिडिलाइट इस समय डे हाई पर आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट बिग वॉइसेस में और आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से गौतम दुग्गड़। बतौर रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ वैसे तो 17 सेक्टर को कवर करते हैं, लेकिन इन्हें एफएमसीजी का स्पेशलिस्ट माना जाता है। इक्विटी मार्केट में 13 वर्षों का अनुभव रखने वाले गौतम मोतीलाल ओसवाल से साल 2012 से जुड़े हुए हैं। केमिकल इंजीनियर हैं। IIM कलकत्ता से MBA की पढ़ाई की है गौतम ने और करीब करीब 220 शेयरों पर पैनी नज़र रखते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आप नंबर्स के साथ बात करते हैं हमेशा। तो अब बताइए, इस समय जो ये करेक्शन आई और ख़ासतौर से मिड कैप्स में जो करेक्शन आई, इसके बाद क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ स्टॉक्स आए अब इस समय वापस एक अच्छे वैल्यू जोन में या बाय जोन में? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। यहाँ आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। सी करेक्शन अभी केवल इंडेक्स लेवल पे देखे तो 5% हुआ है निफ्टी में। हम आई थिंक अपना जो टॉप था 20,000 था, वहां से अभी हम 19,000 तक आए हैं। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स है, कुछ कुछ शेयर्स 15, 20, 25% भी गिरे हैं। बट ऐसे ही होता है, मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म भी जब करते हैं तो बड़े मार्जिन के साथ करते हैं, और जब गिरते भी है तो गिरावट भी बहुत तेजी से आती है। एक जरूरी था, मतलब हम कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन की जरूरत है, बट मार्केट कभी ऑब्लाइज नहीं करता है, जब आपको चाहिए तब करेक्शन नहीं देता है। किसी कैटलिस्ट इवेंट की जरूरत थी, कोई रीजन का जरूरत था, एक्सक्यूज का जरूरत था। वो हमें जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के वजह से मिल गया। इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, प्लस यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% तक चले गए थे और मार्केट काफी कंप्लेसेंट था। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट आई है। कुछ कुछ शेयर्स डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी, लेकिन अभी मुझे लगता है कई सारे ऐसे जो ओवर हीटेड स्पेसेस थे, जैसे डिफेंस, EMS वगैरह वगैरह, 4-5 गुना रेलवे, PSU के स्टॉक्स जो बढ़े हैं पिछले एक साल में, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू करेक्ट अनदर 20%। मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ से आपको खरीदना है, ये स्टॉक का ये लोवेस्ट लेवल है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली। आपने कल FI सेलिंग देखा है, कैश में कुछ 7,700 करोड़ का था। कैश प्लस फ्यूचर्स ऐड करते हैं तो लगभग $2 बिलियन का सेलिंग कल हुआ है।
काफी इवॉल्विंग सिचुएशन है, और बिकॉज ये करेक्शन ग्लोबल रीजंस की वजह से आ रहा है, तो इस पे एक बहुत कॉन्क्रीट व्यू बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। लार्ज कैप शेयर्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो मुझे एक महीना पहले भी लगते थे। 19,500 पे भी निफ्टी 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा था। 980 रुपए का, अगर आप 986 रुपए का अगर आप ईपीएस लेते हैं FY24 का, FY25 लेते हैं तो 17.5 का पी था एक महीना पहले। वहां से निफ्टी 5% और करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है लार्ज कैप शेयर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं अभी, रिलेटिवली बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप्स। ओके, लार्ज कैप्स पे आपका कन्विक्शन ज्यादा है। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक एक करके, क्योंकि लीडरशिप हमेशा बैंकों के हाथ में होती है। हिस्टोरिकली जब भी हमने नया हाई क्रिएट किया है, विदाउट बैंक निफ्टी के कभी भी क्रिएट नहीं किया है। अब तक की अर्निंग्स आपको बैंकों की कैसी लगी? जिस प्रकार के एनआईएम्स रहे, जिस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ रही, और आपका अभी भी बैंकों में सबसे कन्विक्शन वाला एरिया कौन सा है? अभी कुछ देर पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, नंबर्स बहुत अच्छे थे, एनआईएम्स मोर और लेस फ्लैट मेंटेन किए उन्होंने। आपका व्यू बैंक्स पर इस वक्त, और आपकी कन्विक्शन लिस्ट में कौन कौन से बैंक्स हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। इंसिडेंटली कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए कैनरा बैंक के। अभी तक जितना रिजल्ट्स बैंकिंग सेक्टर के आए, प्राइवेट और पीएसयू में, दोनों इनलाइन आए हैं। प्राइवेट थोड़ा सा ज्यादा आया है क्योंकि प्रोविजंस फिर से एक बार एक्सपेक्टेशन से कम आए, उसके वजह से अर्निंग्स थोड़े से बेटर आए हैं। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग में जो एक कंसर्न था, जो 4Q FY23 में निम्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे, तब से एक्सपेक्टेशंस था कि भाई निम्स यहाँ से मॉडरेट हो गए, कंप्रेस हो गए 20, 30, 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो ऑलरेडी हो चुका है। पिछले क्वार्टर भी हुआ है, ये क्वार्टर भी हुआ है। जो पॉइंट हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर का अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 5 साल में 5 गुना हुआ है, FY18 से 23 के बीच में, वो FY24 में हेल्दी रहेगा, 20% के आसपास ग्रो करेगा, लेकिन बहुत नॉन लीनियर तरीके से ग्रो करेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा, प्राइवेट बैंक्स हमारे सेक्टर के जो कवरेज है, हमारे कवरेज में जो है, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 36% था। ये क्वार्टर में 30% होगा, अगले क्वार्टर में 24 और लास्ट क्वार्टर में 20। ये HDFC बैंक के वजह से थोड़े से नंबर्स डिस्टॉर्ट होते हैं। अगर आप HDFC बैंक हटा के हमारे यूनिवर्स के प्राइवेट बैंक्स देखते हैं तो वो ग्रोथ लास्ट क्वार्टर 30 था, ये क्वार्टर 25 हो जाएगा, अगला क्वार्टर 18% है और उसका अगला क्वार्टर 9% है। सो ग्रोथ में काफी एक मॉडरेशन आ रहा है और मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है 1 साल से। इसलिए आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स बहुत अच्छे आते हैं बैंक्स के पिछले 3-4 क्वार्टर से, बट स्टॉक्स में वो एक्साइटमेंट आपको नजर नहीं आया। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी भी PSU बैंक्स पे बहुत बड़ा ओवरवेट पोजीशन बना के बैठे हैं, जिसमें हमारे पास SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा हमें कैनरा बैंक भी अच्छा लगता है और कल के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा कन्विक्शन और बेटर हुआ है। चूंकि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते हैं PSU बैंक्स में, और इन सब के ROEs 15, 17, 18% के आसपास हो रहे हैं, कई के हो चुके हैं और 2 साल और सस्टेन करेंगे। मुझे नहीं लगता है पिछले 15-20 सालों में ऐसा कोई पीरियड रहा है कि जहां PSU बैंक्स ने कंसिस्टेंटली आपको 3-4 साल तक 15% प्लस ROEs दिखाए। तो मुझे लगता है वो PSU बैंक्स का एक थोड़ा सा माइनर री रेटिंग होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी वे SBI को अगर आप बाजू में रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स अभी भी 1 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड करे। तो हमारा कन्विक्शन वहां ज्यादा है, और देन NBFCs में है, जहां पे भी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा वीरू, अगर आपने वो गौतम जी की वो रिपोर्ट देखी है ना, जो अभी इन्होंने लिखी थी, उसमें कवर बहुत अच्छा लगा मुझे। वो गौतम, वो धोनी का वो बनाया ना आपने, वर्ल्ड कप विनिंग शॉट जो था उसका इमेज बनाया ना। हाँ, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आपका कन्विक्शन 2 स्टॉक्स पे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, लार्सन एंड ट्यूब्रो और BEL। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन 2 स्टॉक्स पर ही लग रहा है मुझे आपका कन्विक्शन। अनुज, एक्चुअली हमारा 3 या 4 सेक्टर पे कन्विक्शन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा, PSU बैंक और NBFC, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं वहां पे इन अ वेरी ओवरहीटेड मार्केट। दूसरा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अगर आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे उसी रिपोर्ट में, तो हमारे पास 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसमें से केवल एक कंज्यूमर स्टेपल है, वो है ITC। बाकी के जो 7 स्टॉक्स है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जिसमें टाइटन है, डीमार्ट है, मेट्रो, इंडियन होटल, जोमैटो, कजारिया और लेमन ट्री। 7 हम लोग डिस्क्रिशनरी पे बहुत बड़ा ओवरवेट बना के बैठे हैं। फिर ऑटो और इंडस्ट्रियल्स है,
और इंडस्ट्रियल्स में आपने सही कहा, हम एलएनटी पे बहुत बड़ा ओवरवेट पिछले 2 साल से लेके बैठे थे. So far it has worked out well because trailing 12-month return of L&T is almost 55%. और अभी भी बाकी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के मुकाबले एलएनटी रिलेटिवली सस्ता लगता है, क्योंकि एलएनटी 50, 60, 70, 80 पी पे नहीं ट्रेड कर रहा है और ग्रोथ आ रही है, ऑर्डर बुक्स बन रहे हैं, ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन भी ठीक ठाक है. सो एलएनटी पे हमने अपना ओवरवेट बनाए रखा है, कोई वेट चेंज नहीं किया है. नया स्टॉक जो हमने ऐड किया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हमको लगता है कि ऑर्डर बुक काफी अच्छा है और ओवरऑल नॉन डिफेंस में भी थोड़ा थोड़ा वो अपना एक अस्तित्व बना रहे हैं. और रिलेटिवली साइज, एग्जीक्यूशन और कैपेबिलिटी का अगर आप एक मेल बना के देखते हैं तो वो कंपनी एक तरीके से काफी अच्छा कैंडिडेट अगले 2-3 साल के हिसाब से नजर आता है हमको. सो इसलिए इंडस्ट्रियल्स का जो बड़ा ओवरवेट है वो केवल ये 2 स्टॉक्स में है. इसके बाद हमारे पास सीमेंट है, प्रॉपर्टी है. सो इफ यू काउंट देम एज इंडस्ट्रियल्स यू कैन ऐड दैट एज वेल. अच्छा, रियल आपने कहा सीमेंट और रियल एस्टेट. अब आपका सीमेंट का अप्रोक्सीमेटली कंजम्पशन 65% आपका प्रॉपर्टी करता है. इसमें दोनों में आप मतलब क्या देख रहे हैं सर? और अगले अगर 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किन, मतलब मैं आइसोलेशन बात करूं, किन किन कंपनियों पर है? आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी, सीमेंट में और रियल एस्टेट में? सीमेंट में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक है और रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी है. बिटवीन द टू मेरा कन्विक्शन रियल एस्टेट पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है पिछले 2 सालों में. जैसे हमारे पास पहले लोधा होता था मॉडल पोर्टफोलियो में, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी हमने अप्रैल में ऐड किया करीबन 1050 के भाव पे, जब हमारे टीम ने स्टॉक का रेटिंग अपग्रेड किया न्यूट्रल टू बाय. हमको प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा लगता है. ओवरऑल सेक्टर का जो प्री सेल्स मोमेंटम है, आपने अगर आंकड़े देखे उनके जो एंड ऑफ द क्वार्टर आए थे 30 सितंबर के बाद, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, लोधा, कई सारे कंपनीज जो आजकल क्वार्टर एंड पे अपना एक डिस्क्लोजर देते हैं ऑपरेशनल ट्रेंड्स पे, बहुत क्लियर मोमेंटम दिख रहा है रियल एस्टेट केस में, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी हैज गॉन अप ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स. क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़ी है जिस तेजी से लोगों के इनकम बढ़े हैं, इसलिए अफोर्डेबिलिटी रेशियो जो है बड़ा है. दूसरा, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, हमारे भी यहाँ बढ़े हैं 250 बेसिस पॉइंट, बट हमारे यहाँ आज होम बायर 8.5, 8.4, 8.6% पे मॉर्टगेज ले रहा है. 10 साल पहले हमने 10.5, 11% पे मॉर्टगेज लेते थे. तो एक जो होम बायर है इंडिया में, वो आज जब 8.5% पे कर्जा लेता है तो उसको ऐसे कोई बहुत बड़ा पिंच नहीं हो रहा है. जबकि बाहर के देशों में जैसे यूएस, यूरोप वगैरह में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, दे आर एट अ मल्टी डेकेड हाई. तो वहां पे एक जो इम्पैक्ट है हायर इंटरेस्ट रेट का ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग, as the proportion of floating rate goes up from fixed rate, there the buyers will react very differently compared to what we are seeing in India. तो हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट मुझे काफी स्टेबल दिख रहा है, चूंकि ये हाई बीटा सेक्टर है, इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट स्ट्रक्चरली फ्रॉम अ 1 to 2 year पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है रियल एस्टेट में काफी कुछ अपसाइड की अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं. और अगर इस करेक्शन में, बिकॉज हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करेक्शन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 3 महीना पहले सब लोग वैल्यूएशंस को लेके काफी कंसर्न थे. तो ये जो करेक्शन थोड़ा आया, मान लीजिए अगर और 5-10% इंडेक्स करेक्ट होता है और कुछ स्टॉक्स यहाँ से 20-25% करेक्ट होते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है. जो स्टॉक्स आपको लेने चाहिए थे और आप ले नहीं पाए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे, तो उस करेक्शन का थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है वो आएगा या नहीं आएगा. सो डिसिप्लिन, पेशेंस इज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑलवेज ओवर एम्फसाइज्ड एंड दैट इज ट्रू टुडे एज वेल. आपने मॉडल पोर्टफोलियो में एक मिड कैप स्टॉक ऐड किया, एंजल वन. ये क्या रीजन रहा इसका? और क्योंकि काफी हमने इंटरेस्ट देखा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस में. बीएससी का स्टॉक देखिए आप, 600 वाला 2000 हो गया. एंजल वन भी काफी आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, तो इन लेवल्स पर ऐड करने का क्या लॉजिक रहा? सो अनुज, हमने पहले भी मॉडल पोर्टफोलियो में एंजल रखा था 1000 से 1700 तक, फिर 1700 पे हमने निकाल दिया था. अभी वापस जब हमने मॉडल पोर्टफोलियो रिलीज किया 7 अक्टूबर को, जिस दिन प्राइस आई थिंक 1900 के आसपास कुछ था, इसका प्राइस टू अर्निंग्स केवल 13 टाइम था, राइट? जबकि इसका ROE 30% प्लस है, पे आउट रेशियो भी अच्छा है और ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है रिटेल में. आप अगर उनका मार्केट शेयर देखते हैं, एंजल के जो नंबर्स आते हैं, हर महीना डिस्क्लोजर आता है मंथ के एंड पे.
आप उनका मार्केट शेयर देख सकते हैं, कैश में, कमोडिटीज में, एफ&ओ में, प्लस ग्रोथ में वो बहुत सरप्राइज कर रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। हर क्वार्टर मैंने अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं। मुझे लगता है 14-15 के पीई पे एक अगर मिड कैप आपको मिल रहा है जहां पे ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेशनल ट्रेंड्स अच्छे हैं और ओवरऑल इक्विटी पेनिट्रेशन इन इंडिया स्ट्रक्चरली ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है एक प्योर प्ले डिजिटल कैपिटल मार्केट कंपनी के हिसाब से 14-15 पी पे ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और चलने के बावजूद जहां हमने डाला 1900 से आई थिंक अभी करीबन 2400-2300 के आसपास का कुछ शायद प्राइस है, वहां पे भी अर्निंग्स के मुकाबले वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। ना ऑब्वियसली वन कैन से कि 52 वीक लो 1000 था, वहां से 2500 हो चुका है, बट दैट्स हाउ मिड कैप्स बिहेव। आज के भाव पे अगर आप देखते हैं, आज आप अगर इसको इवेल्युएट करते हैं, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो वैल्यूएशन है और जो बैलेंस शीट रेशियोज है, मुझे काफी हेल्दी लगते हैं, इसलिए हमने वापस एंजल को ऐड किया। ओके, पॉसिबली एक प्रश्न और पूछूंगा गौतम जी आपसे। हमने क्योंकि सारे स्पेस को कवर कर लिया, आप देखिए, आप मार्केट्स, आप आईटी, बैंक, आप रियल एस्टेट, सब पे बात कर चुके हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास की अर्निंग्स इस बार काफ़ी खराब रही। हैवेल्स ने एक मूव अच्छा दिया था, डिक्सन ने लीड किया है पिछले लास्ट 2 अर्निंग्स के बाद, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। वाइट गुड सेगमेंट में कोई स्टॉक आपका कन्विक्शन लिस्ट में है इस वक्त? वीरेंद्र, व्हाइट गुड्स में एक चीज आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में कि जो पुराने जमाने के दिग्गज कंपनीज होती थी, जैसे कि हैवेल्स है, वोल्टास है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, वर्लपूल है, इन सब का पिछले 3-4 साल से ग्रोथ काफी मॉडरेट हुआ है, राइट, फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। किसी का मार्केट शेयर पे प्रेशर है, किसी का प्राइसिंग पे प्रेशर है, कहीं पे डिमांड में प्रेशर है, कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से इश्यूज है। सो अगर आप पिछले 3-4 साल का इन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही मॉडेस्ट रहा है। क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको उन कंपनीज पे ध्यान देना होगा जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रही है, बिकॉज आपने देखा है सेक्टर आफ्टर सेक्टर इंडियन मार्केट में जब ग्रोथ स्लो होती है तो वैल्यूएशन कितना भी सस्ता हो जाए, कितना भी कॉन्ट्रा अट्रैक्टिव बन जाए, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं। वेयर जब ग्रोथ स्ट्रांग होती है और विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ स्ट्रांग है तो वो स्टॉक काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा केईआई, पॉलीकैब, दोनों में। हमारा दोनों कंपनीज पे अभी कवरेज नहीं है, इसलिए मैं रेटिंग, टारगेट प्राइस हमारा इस पे कुछ नहीं है, बट पॉलीकैब का जो परफॉर्मेंस है अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और आप इसको नंबर्स में कंपैरिजन कीजिए वर्सेस हैवेल्स। Polycab is almost touching the profit levels of Havells. This used to be like 1/3 or half of that 3-4 years back. दूसरा जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है, जबकि ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये क्वार्टर भी आपने देखा होगा, उनके जो नतीजा है पिछले भी करीबन 25-30% के बीच में उनका टॉप लाइन ग्रोथ था और 60% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ था, और अभी भी गाइडेंस बोथ केईआई और पॉलीकैब में काफी स्ट्रांग है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मेरा व्यू इन स्टॉक्स पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू द ओल्ड ब्लू चिप नेम्स व्हिच हैव डन वेरी वेल ओवर द डेकेड्स बट व्हिच हैव बीन फ्लाउंडरिंग इन ग्रोथ फॉर लास्ट 3-4 years. ऑलराइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। चलिए, ये इस समय मोतीलाल ओसवाल का व्यू। मार्केट में इस समय थोड़ा सा हायर लेवल से बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो होनी भी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद आप सीधा वन वे रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 19,000 के पास निफ्टी में, और मिड कैप इंडेक्स अभी भी 600 पॉइंट के गेंस के साथ एडवांस डिक्लाइन 7:1 का। नीरज जी के पास चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, और बहुत बढ़िया दिन आज। मुझे लगता है कि एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल है, और ये बहुत ही ज़रूरी था। इतना मेरी भारत का टेलीकॉम सेक्टर ये मैंने देखा है, और ये 6G की तैयारी है। 6G की तैयारी है। आपको मालूम है इंडिया दुनिया की 5वीं ऐसी कंट्री है जिसके पास एंड टू एंड टेलीकॉम का पूरा सिस्टम है। 5वीं कंट्री। पिछले 5 साल में एक चीज अच्छी करी कि इक्विपमेंट्स हम बनाने लगे, है ना? एवरीथिंग एंड टू एंड जब मैं कह रहा हूँ तो वो 5 ही देश हैं जो पूरा तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें जितने लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टेलीकॉम जायंट आकाश अंबानी, बिरला साहब, मित्तल जी, और अब 5G से हम लोग 6G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसमें थोड़ी देर में आप प्रधानमंत्री जी को और बाकी सारे दिग्गजों की स्पीच भी सुनेंगे, तो उससे आपको एक विज़न मिलेगा कि इस देश में टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या और होने वाला है, जिससे
हमारे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। सैटेलाइट फ़ोन भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो कैंटीन में भी अगर आप हो तो पकड़े जाएंगे। कैंटीन आप फिर ये बहाना नहीं कर पाओगे नेटवर्क नहीं आ रहा है ये नहीं आ रहा। फिर वीरू जी को 24 घंटे रेडी अब आप रहना देखिए पड़ेगा। जी, इस बार जो मैच हो रहा था इवन न्यूजीलैंड और इंडिया का, उसमें 4 करोड़ लोग थे उस वक्त। जो व्यू थे ना हॉटस्टार पे, उसमें 4 करोड़ लोग थे। हाँ, लेकिन एक अनुज आपने एक चीज़ गौर की, इस बार कोई मैच 100 ओवर नहीं खेला जा रहा। फिर क्लोज मैचेस नहीं हो रहे हैं। क्लोज मैचेस नहीं हो रहे। तो पूरा मैच न खेलना तो गुगली हो रही है। मतलब कल वाला मैच तो था वो तो नहीं, वो 50-60 इंग्लैंड बहुत ज़्यादा ही वो उसमें आ चुका है, वो उनका बेसबॉल ना वो बहुत ज़्यादा कि उसमें आ चुके हैं, वो उसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली 50 ओवर गेम जो है ना, अभी लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कैसे खेलें, T20 की तरह खेलें या कैसे खेलें। वो T20 तरह खेल रहे वही दिक्कत वहीं आ गई है। 50 ओवर गेम है ना, 30-40 मिडिल 50 ओवर। ओवर मैच खत्म हो रहा है वो। हाँ हाँ, वो है। तो इससे तो मतलब जो लोग उनको दिखा रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है करें क्या आगे। इन्वेंट्री तो आपने उस 100 ओवर की बनाई थी। सही बात है। तो बहरहाल चलिए हम लोग देखते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस पे जैसे कोई स्पीच होगी या कोई बड़ी चीज़ होती हुई दिखेगी हम आपको लाइव दिखाएंगे, और अगले शो में स्विच करने से पहले आपको इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरें बताएं।